अब तक आपने सुना, प्रशा और रेयांश सहित विराज और मिस्का भी किडनैप हो चुके थे। उन्हें किडनैप करने वाली गैंग अंडरवर्ल्ड का ही एक छोटा मोटा गैंग था। अब आगे प्रशा के चेहरे का काला कपड़ा हटाते ही उन गुंडों के चेहरे के तोते उड़ गए। वो सारे के सारे प्रशा को देख कांपने लगे थे। उन्हें कांपता देख मिस्का के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने उस गैंग के लोगों पर हंसते हुए मन में कहा, बहुत खूब, आंखें देखकर ही पहचान गए। अब बेचारे अपने मन में अफसोस कर रहे होंगे कि आखिर इस दुनिया में पैदा क्यों हुए। इतना बोल वो अपने मन में ही हंसने लगी। वहीं उन आदमियों की हालत बुरी से बदतर होती जा रही थी। तभी उनमें से एक कुछ बोलने को हुआ कि तभी प्रशा ने अपनी आंखों से ही इशारा किया। उसका इशारा देख वो सारे गुंडे बिल्कुल चुप हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। उनकी ऐसी हालत देख रेयांश और विराज दोनों थोड़े कंफ्यूजन में थे, पर रेयांश के मन में कुछ अलग पनप रहा था कि तभी उसके कान में उसी गुंडे की आवाज आई। वो गुंडा रेयांश को देख डरते हुए बोला, मल्होत्रा साहब, आप जा सकते हैं, हमें किसी दूसरे के लिए आपसे पंगा नहीं लेना। इतना बोल वो रुक गया। वहीं उसकी बात सुन रेयांश थोड़ा चौंक गया था, क्योंकि बिना किसी रीजन के वो गैंग उन्हें छोड़ रही थी। ये सब रेयांश को बहुत अजीब लग रहा था। उसके अंदर के लेफ्टिनेंट जनरल को इसका आभास हो रहा था कि यहाँ कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है। तभी विराज उन लोगों से बोला, क्या बात है, अभी तक तो तुम्हें सर से डर नहीं लग रहा था और अब अचानक तुम्हें उनसे पंगा नहीं लेना, ये बात कुछ पच नहीं रही। इतना बोल विराज उन्हें शक भरी नजरों से देखने लगा। उसकी बात सुन उस गैंग के सारे लोग पागल हुए जा रहे थे। वो तो चाह रहे थे कि जल्दी से उन्हें रिहा कर दें और ये देश हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएं। लेकिन इन लोगों के सवाल जवाब ही खत्म नहीं हो रहे थे। तभी उस गैंग का लीडर जल्दी से आगे बढ़ा और जल्दी जल्दी उन चारों के हाथों में बंधी रस्सियां खोलने लगा। सबके हाथ खोल। जब वो प्रशा की तरफ बढ़ा तो उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए, लेकिन थोड़ी हिम्मत कर उसने उसे भी खोल दिया और जल्द से जल्द वहां से निकल जाने को बोला। इस वक्त रेयांश के साथ प्रशा और मिस्का भी थी, इसीलिए रेयांश बिना कुछ किए ही वहां से निकलने लगा। उसको निकलता देख विराज और मिस्का भी निकलने लगे, लेकिन प्रशा, वो अपनी जानलेवा नजरों से उन सभी लोगों को एक एक बार देखती है, जैसे ये देखना एक वार्निंग हो। उन्हें देख प्रशा वहां से निकल जाती है। इस वक्त सुबह के 4 बज चुके थे। रेयांश उन गुंडों की ही एक गाड़ी में बैठ उन सबको लेकर वहां से निकल गया। तभी उनके उस जगह से निकलते ही ब्लैक कलर की 5 से 6 एसयूवीज वहां आकर रुकी। अगले ही पल वो पूरा बेसमेंट आग के हवाले हो चुका था और अंदर से उन्हीं लोगों की दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थी। सारे के सारे लोग आग में झुलस चुके थे। उन्हें उनकी गलती की सजा देने वाली प्रशा ही थी। वहीं कार में बैठी प्रशा एक बार पीछे मुड़कर देखती है, जहां आसमान में उसी जगह पर धुएं का गुबार छाया हुआ था। ये देख प्रशा के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वहीं दूसरी तरफ विनोद अपने प्राइवेट जेट में था। वो इंडिया अपने बच्चों के लिए और प्रशा को उनके रास्ते से हटाने के लिए आ रहा था। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन की स्क्रीन पर फ्लैश होते नाम को देखा तो उसके चेहरे पर जीत भरी मुस्कान आ गई। उसने अपना फोन उठाया। फोन की दूसरी तरफ उसका असिस्टेंट घबराते हुए बोला, सर वो लड़की हमारी कैद से छूट गई। उसकी बात सुनते ही विनोद के चेहरे की खुशी एक पल में गुस्से में बदल गई। उसने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, क्या बोल रहे हो तुम? जानते हो ना तुम्हारे ये लफ्ज़ तुम्हारी जान ले सकते हैं। विनोद की बात सुन उसका असिस्टेंट थोड़ा घबरा गया। उसने घबराहट में हकलाते हुए कहा, सर, जिस गैंग को हमने उस लड़की को किडनैप करने की सुपारी दी थी, वो लोग अब जिंदा नहीं है। उसकी बात सुन विनोद चौंक गया। उसने अविश्वास से पूछा, कैसे? उसका सवाल सुन असिस्टेंट बोला, सर, उन लोगों ने जिस जगह पर प्रशा और रेयांश सहित बाकी लोगों को रखा था, जब हम वहां पहुंचे तो वो पूरा बेसमेंट आग में झुलसा हुआ था। वो सारे गुंडे उस आग में जल चुके थे। ये सुन विनोद बोला, आखिर ये सब हुआ कैसे और किसने किया? उसकी बात सुन असिस्टेंट फिर बोला, सर, जब हम वहां पहुंचे तब वहां से करीब 5 से 6 महंगी और लग्जरी कारें निकल रही थी और उन सब कारों के पीछे एक स्पेशल सिंबल बना था, सर। इतना बोल असिस्टेंट थोड़ा रुका। उसके रुकते ही विनोद क्यूरियोसिटी से पूछा, आगे बोलोगे तुम, किसका सिंबल था उन कारों पर? उसका सवाल सुन असिस्टेंट काफी घबरा रहा था, लेकिन उसे अपने बॉस को बताना ही था, इसीलिए उसने थोड़ी हिम्मत की और कहा, सर, उन कारों पर अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाली डार्क ब्लड का सिंबल था। उसकी बात सुन अगले ही पल विनोद के होश उड़ गए, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा। उसने गुस्से से कहा, आखिर कौन है ये डार्क ब्लड और ये क्यों हम लोगों के हर एक काम के बीच आ रही है? उसकी बात सुन असिस्टेंट कुछ बोल ही नहीं पाया,
क्योंकि डार्क ब्लड के लोगों को वहां देख उसकी हालत काफी खराब थी। तभी विनोद कुछ बोलने को हुआ कि उसके फोन पर बीप की आवाज आई। उसने फोन अपने कानों से हटाकर देखा और स्क्रीन पर डिनाई नाम चमक रहा था। उसने असिस्टेंट का कॉल काटकर जल्दी से डिनाई का कॉल रिसीव किया। फोन रिसीव करते ही सामने से डिनाई की भयानक आवाज आई, विनोद, हमारा एक और डील खराब हो गया है, लाखों का नुकसान हो गया है। उस डार्क ब्लड ने फिर से हमारे माल को आर्मी वालों से पकड़वा दिया है। उसकी बात सुन विनोद का गुस्सा और बढ़ गया, क्योंकि एक तरफ उसके बच्चे थे और दूसरी तरफ उसका इलीगल डील्स, जिससे आज वो इस मुकाम पर है। उसने गुस्से से ही डैनी से कहा, आखिर ये औरत है कौन और क्या चाहती है हमसे? उसकी बात सुन डैनी बोला, विनोद, देख, हमारे खबरियों से पता चला है कि इस वक्त डार्क ब्लड इंडिया के किसी कोने में है। तू अभी इंडिया जा रहा है? तो अब मेरी बात सुन, हम सब ने ये फैसला किया है कि डार्क ब्लड को अब हमें अपने रास्ते से हटाना ही होगा, वरना वो ऐसे ही हमारे सारे काम के बीच आएगी। उसकी बात सुन विनोद बोला, चिंता मत करो, मैं समझ गया अब मुझे क्या करना है। अब होगा उस डार्क ब्लड के साथ आमना सामना। उसकी बात सुन डैनी बोला, विनोद, संभल कर, अपने दुश्मन को कभी खुद से कम नहीं आंकना चाहिए। ये सुन विनोद बोला, तू बस उसके साथ मेरी मीटिंग फिक्स कर, बात कर उस डार्क ब्लड के लेफ्ट हैंड पृथ्वी से, बाकी का मुझ पर छोड़ दे। विनोद की बात सुन डैनी बोला, जो भी करना ध्यान से करना और ये याद रखते हुए करना कि वो इस वक्त हम सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये सुन विनोद बोला, इस बार मैं उसकी सत्ता मिट्टी में मिला दूंगा। हमारी इस काली दुनिया की डार्क ब्लड बनकर बैठी है ना वो, पर परसों का सूरज नहीं देखेगी। ये सुन डैनी ने बिना कुछ बोले कॉल काट दिया। वहीं दूसरी तरफ रेयांश, प्रिशा और मिस्का के साथ मल्होत्रा मेंशन आ चुका था। विराज अपने घर जा चुका था, क्योंकि कल रात से सुबह होने तक काफी कुछ ऐसा हुआ था जिससे सब थक चुके थे। इस वक्त सुबह के 6 बज चुके थे और घर के सभी लोग अभी हॉल में बैठे उन्हीं दोनों का इंतजार कर रहे थे। घर आते ही देविका जी भागते हुए प्रिशा के पास गईं और बिना कुछ बोले उसे गले लगा लिया। उनके गले लगते ही न जाने क्यों, पर प्रिशा को काफी सुकून सा महसूस हुआ। देविका जी के स्नेह की वजह से प्रिशा की आंखें बंद हो गईं। फिर देविका जी उससे अलग होते हुए बोली, कहाँ थी कल रात से मेरी बच्ची? जानती हो, मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे मन में। इसी तरह देविका जी बोले जा रही थी कि उनकी बातों से परेशान होकर राघव जी खड़े होकर बोले, अरे भाग्यवान, बच्ची को अंदर तो आने दो, गेट पर ही सब पूछ लोगी। उसे देखो, वो कितनी थकी हुई दिख रही है, उसे आराम करने दो, फिर बाद में पूछ लेना। उनकी बात सुन देविका जी प्रिशा से अलग हुई और खुद पर हंसते हुए बोली, माफ करना बेटा, जाओ तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। उनकी बात सुन प्रिशा ने फिर किसी से कुछ नहीं कहा, बस अपने कमरे की तरफ चली गई। उसके जाते ही सबकी नजर उस रास्ते पर पड़ी जहाँ से अभी अभी प्रिशा अपने कमरे में गई थी, क्योंकि फर्श पर खून की बूंदें गिरी हुई थी जो प्रिशा के रूम तक का रास्ता तय कर रही थी। खून देख घर वाले घबरा गए थे, पर रेयांश की आंखें सर्द हो गई थी। वहीं मिस्का काफी देर पहले ही अपने कमरे में जा चुकी थी। वहीं रेयांश किसी से बिना कुछ बोले सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रूम में पहुंच रेयांश ने देखा कि प्रिशा पूरे कमरे में कहीं नहीं थी। ये देख न जाने क्यों, पर रेयांश की आंखें सर्द होते जा रही थी। वो गुस्से से बालकनी की तरफ बढ़ गया। प्रिशा बालकनी में खड़ी अपने ख्याल में मग्न थी। उसे देख रेयांश का गुस्सा नरमी में बदल गया। रेयांश वहीं खड़ा होकर प्रिशा को देख रहा था। तभी प्रिशा उसकी तरफ बिना देखे बोली, और कब तक वहीं खड़े रहने का इरादा है मिस्टर डेविल? इतना बोल वो रुकी, फिर मुस्कुराते हुए बोली, अगर आपको मुझे निहारना इतना पसंद है तो बताइए, मैं आपके सामने पूरी जिंदगी ऐसे ही बैठी रहूंगी। उसकी बात सुन रेयांश थोड़ा झेंप गया। उसने प्रिशा की तरफ अपने कदम बढ़ा लिए। उसने एक नजर प्रिशा के उसी बाह पर डाला जहां से उसका खून बह रहा था, लेकिन अब उस जगह पर एक सफेद पट्टी बंधी थी। प्रिशा ने अपने घावों की मरहम पट्टी कर ली थी। ये वही चोट थी जो प्रिशा को गाड़ी में धक्का देने पर लगी थी। फिर रेयांश ने कड़क लहजे में प्रिशा से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ से चली जाओ, तो क्यों हो तुम अभी तक यहाँ? दिखाई नहीं देता तुम्हें मेरी वजह से कितनी बार तुम्हारी जान पर बनाई है? उसकी बात सुन प्रिशा मुस्कुराने लगी, पर उसने कुछ बोला नहीं। उसकी मुस्कुराहट रेयांश के दिल को एक अलग राहत दे रही थी, क्योंकि रेयांश ही जानता था कि वो ये बात किस तरह अपने दिल पर पत्थर रखकर कह रहा था। वहीं प्रिशा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने मुस्कुराते हुए ही अपने मन में कहा, जनरल साहब, आप सोच रहे हैं कि ये हमले आप पर हो रहे हैं और आपकी वजह से मैं मुसीबत में हूँ, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये हमले मुझ पर हो रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपको मेरी चिंता है।
प्रशा यही सोच मुस्कुरा रही थी। फिर वो अपने ख्याल से बाहर आकर रेयांश की आंखों में शिद्दत से देखते हुए बोली, आपने मुझसे कहा था कि मैं यहाँ से चली जाऊं, पर मैंने भी आपसे कहा था कि सही वक्त आने पर मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी, और अभी वो सही वक्त नहीं है। और रही बात हमले में जीने और मरने की, तो आपसे दूर होना मेरे लिए उस मौत से भी बदतर होगा। प्रशा की बात सुन रेयांश उसके चेहरे को देखने लगा। फिर प्रशा आगे बोली, और पतिदेव, मैं अपनी मोहब्बत से अलग होकर इतनी जल्दी नहीं मरना चाहती। उसकी बात सुन रेयांश ने अचानक उसके दोनों बाजू जोर से पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। प्रशा का चेहरा रेयांश के चेहरे के काफी करीब था, जिससे प्रशा का दिल उसके अंदर खलबली मचा रहा था। वहीं रेयांश का हाल भी इससे अलग नहीं था, उसका दिल भी उसके अंदर शोर कर रहा था। तभी प्रशा रेयांश को देखते देखते उसके होंठों के करीब बढ़ने लगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आप सुनेंगे, बजाज मेंशन के गार्डन में विनोद बजाज अपने बेटे की लाश हाथ में लिए चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। रंजीत की खून से लथपथ लाश उसकी गोद में पड़ी थी। उसके शरीर पर अनेकों घाव थे, उसके हाथों की उंगलियां कटी हुई थी। इसके आगे जानने के लिए सुनिए डेडली डिजायर का अगला एपिसोड, सिर्फ कहानी बॉक्स FM पर।